प्यारे बच्चों, मैं संगीता तोमर, प्रवक्ता इतिहास, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शिलाई, शिक्षा खंड शिलाई, जिला सिरमौर, आप सबका हर घर पाठशाला कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा 12वीं के लिए अध्याय 10 लेके आई हूँ और इस अध्याय का नाम है उपनिवेशवाद और देहात। तो चलिए इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो वो भारत में अपने व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए आई थी, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां कुछ राजनैतिक और आर्थिक भारत की इस तरह की रही कि वो भारत की शासिका बन गई। तो जब वो भारत पर शासन करने लगे अंग्रेज, तो उन्होंने भारत में ऐसी आर्थिक नीतियों को अपनाया जिनका मुख्य उद्देश्य भारत को ब्रिटेन के कारखानों के माल का उपभोक्ता तथा कच्चे मालों का निर्यातक बनाना था। तो उन्होंने विभिन्न ढंगों से भारतीय संपत्ति और जो यहाँ के संसाधन थे उसका दोहन कर भारत को, जो कुछ समय तक विश्व भर में सोने की चिड़िया के नाम से प्रख्यात था, उसको कंगाल बनाकर रख दिया। तो जो ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, जब भारत में इन्होंने सबसे पहले अपना जो शासन स्थापित किया वो था बंगाल प्रांत से इन्होंने अपने शासन की शुरुआत की थी और इस प्रांत में ही इन्होंने 1793 ईस्वी में इस्तमरारी बंदोबस्त की स्थापना भी की थी। तो इस बंदोबस्त की स्थापना गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा की गई थी और इसे इस्तमरारी अथवा स्थायी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं कि जो जब औपनिवेशिक काल था तो उस समय जो जमींदार थे उनके जीवन पर अंग्रेज़ों द्वारा जो उस समय नई नई जो भू राजस्व संबंधी जो नीतियाँ लागू की जा रही थी उसका उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो जबकि जो जमींदार थे उनका जो मुख्य कार्य होता था वो ब्रिटिश सरकार के लिए भू राजस्व एकत्रित करते थे जमींदारों से। तो जैसा कि हमने बात की कि जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो सबसे पहले जो उनके अधीन जो प्रांत था बंगाल, वहाँ से जब अपने शासन की स्थापना की तो उसके बाद वहाँ पर उन्होंने एक इस्तमरारी बंदोबस्त की स्थापना की। तो जो ये इस्तमरारी बंदोबस्त है, इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने जमींदारों से लिया जाने वाला जो भू राजस्व की जो राशि थी उसको निश्चित कर दिया, लेकिन जो ये राशि थी ये बहुत अधिक होती थी। तो इसीलिए अधिकांश जमींदार जो होते थे वो इसकी अदायगी नहीं कर पाते थे और कई बार जो भू राजस्व की राशि अदा न करने पर कई बार क्या होता था कि जमींदारों की जो भू संपदा होती थी उसको नीलाम किया जाता था। और इसका जो एक उदाहरण कहाँ पर देखने को मिला कि बर्दवान का जो राजा था तेजचंद, उसकी 1797 ईस्वी में जो भू संपदा थी उसको नीलाम कर दिया गया था। क्यों किया था? क्योंकि जो उसके सरकार द्वारा जो निश्चित भू राजस्व की जो राशि उसको जमा करवानी थी उसको उस समय पर नहीं करवा पाया। तो इस तरह से ये तो था हमारा जमींदारों का जीवन। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो ये राजस्व की जो अदायगी थी उसको जमींदार सही समय पर क्यों नहीं कर पाते थे। कहने का अभिप्राय है कि वो क्यों चूक जाते थे। तो इसके पीछे क्या क्या कारण थे। तो जैसा कि इस्तमरारी बंदोबस्त को लागू करते समय ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनको एक इस तरह की होप थी, आशा थी कि जो भू राजस्व की जो राशि वो निश्चित कर रहे हैं या स्थायी कर रहे हैं, इससे क्या होगा, जमींदारों में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी और जमींदार जो है वो अधिक लाभ कमाने हेतु कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक पग उठाएंगे। लेकिन इसका क्या हुआ, परिणाम उल्टा हुआ। इस्तमरारी बंदोबस्त के बाद कुछ आरंभिक वर्षों में जमींदार राजस्व की मांग को पूरा ना कर सके। क्यों नहीं कर सके, इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। एक तो इस्तमरारी जो बंदोबस्त के अधीन जमींदारों द्वारा लिया जाने वाला जो भू राजस्व था वो बहुत अधिक निश्चित किया गया था। जो सरकार ने जो जमींदारों से भू राजस्व की जो राशि थी वो उपज से बहुत ज़्यादा रखी गई थी, तो जिसको वो समय पर एकत्रित नहीं कर पाए।
दूसरा, इस बंदोबस्त को लागू किए जाने के समय जो कृषि उत्पादक जो होते थे उसकी जो कीमतें थी वो बहुत कम थी। तीसरा, इस बंदोबस्त में जो सूर्यास्त कानून का जो प्रचलन था ये भी कहीं ना कहीं जमींदारों के लिए बहुत ही नुकसानदायक सिद्ध हुआ। किस प्रकार से था, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूर्यास्त कानून से क्या अभिप्राय है। तो इस कानून के अनुसार यदि जो निश्चित तारीख होती थी, अगर उस दिन सूर्यास्त होने तक भू राजस्व की अदायगी नहीं की जाती थी तो जो जमींदार की अपनी जमीन होती थी उसकी क्या नीलामी करवाई जाती थी। तो ये भी उनके लिए बहुत घातक सिद्ध हुआ। और इसके बाद जमींदारों के अधिकार बहुत सीमित कर दिए। कहने का अभिप्राय है कि जो जमींदार थे उनको कंपनी ने जमींदारों पर अपना नियंत्रण बढ़ाने के उद्देश्य से क्या कर रखा था कि उनकी सैनिक टुकड़ियों को भंग कर दिया गया और सीमा शुल्क को भी समाप्त कर दिया गया। जमींदारों से जो स्थानीय न्याय और जो स्थानीय पुलिस की जो व्यवस्था के जो अधिकार वो भी छीन लिए गए थे और उनकी जो कचहरियाँ वो उनको कंपनी द्वारा नियुक्त कलेक्टर के अधीन कर दिया गया था। तो इस तरह से जो जमींदारों के जो अधिकार थे वो जब बहुत कम थे तो उसका गांव के लोगों पर जो प्रभाव था वो भी कम हो गया। अब इसके बाद है भू राजस्व एकत्रित करने में अमलाधिकारियों को समस्या है। किस प्रकार की समस्या है कि जब वो राजस्व एकत्रित करने के लिए गांव में जाते थे तो वहाँ पर उनको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती थी। कई बार तो फसलों के खराब होने के कारण और या फिर कृषि उत्पादकों के जो मूल्य में कमी के कारण जो किसान होते थे वो भू राजस्व अदा करने में असमर्थ रहते थे। फिर कई बार क्या होता था कि गांव के जो धनी किसान होते थे, रैयत जो होता है ये किसानों को कहा जाता है, और जो गांव का जो मुखिया होता था जिसे जोतदार अथवा मंडल कहते थे वो भी जमींदारों के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से कई बार समय पर भू राजस्व अदा नहीं करते थे। तो ये तो थे जमींदारों की अदायगी में, जो राजस्व की अदायगी में जो जमींदार क्यों चूक करते थे उसके कारण थे। अब इसके बाद बात करते हैं जोतदार कि ये जोतदार ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में कौन होते थे जिस समय औपनिवेशिक काल था। तो 18वीं शताब्दी के अंत में जहाँ एक और जमींदार घोर संकट से गुजर रहे थे वहीं दूसरी ओर धनी किसान जो वर्ग था वो गांव में अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर रहा था। तो ये जो वर्ग था इसको जोतदार कहा जाता था और उत्तरी बंगाल में जोतदार उस समय सबसे शक्तिशाली होते थे और कुछ स्थानों में जोतदारों को हवलदार या गांटीदार के नाम से भी जाना जाता था। अब कि इनके उदय के क्या कारण थे कि ये नया जो वर्ग था ये किस प्रकार से इसका उदय हुआ। तो जो जोतदार थे एक तो ये बड़े बड़े भूभाग पर इनका अपना नियंत्रण होता था और ये जो इनके भूभाग होते थे ये कई हजार एकड़ में फैले हुए थे। दूसरा, जो स्थानीय व्यापार और साहूकार का जो जिनका कारोबार होता था वो भी इनके नियंत्रण में होते थे और गांववासी सीधे जोतदार के नियंत्रण में रहते थे। तीसरा, गांववासी सीधे जोतदार के नियंत्रण में रहते थे। और नेक्स्ट कि जोतदार अपने समर्थक जो किसान होते थे उनके हितों का भी वो पूरा ध्यान रखते थे और जोतदार का बटाईदार पर भी पूरी तरह से नियंत्रण रहता था। तो इस तरह से ये तो था हमारा जोतदारों का उदय। अब जो अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और कई बार आपसे पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो औपनिवेशिक काल में किसानों की किस प्रकार की दशा थी। तो कई बार किसानों की स्थिति के बारे में अगर आपसे पूछा जाए और अगर कुल मिलाकर, क्योंकि आप सबको मालूम है कि भारत का सबसे अधिक जो जनसंख्या का भाग है वो इसी के अधीन आता है, मतलब जो कृषि करते हैं। तो 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश शासन का जो सबसे अधिक कुप्रभाव वो किसानों की आर्थिक स्थिति पर पड़ा। परिणाम ये हुआ कि वो इतने दरिद्र हो गए कि उन्हें दोनों वक्त भरपेट खाना भी नहीं मिलता था। तो किसान की इस दरिद्रता के लिए क्या क्या कारण उत्तरदायी थे। एक तो नई भू राजस्व व्यवस्था। किस प्रकार से कि जब भारत में अंग्रेजी शासन स्थापित हुआ तो उसके बाद अंग्रेज़ों ने यहाँ पर बहुत सारी दोषपूर्ण भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया, चाहे वो इजारेदारी प्रथा हो, इजारेदारी या ठेकेदारी भी इसको कह सकते हैं कि जिसमें जो सबसे ज़्यादा अधिक बोली देगा
उसको ही भू राजस्व वसूल करने का अधिकार दिया गया। या फिर इसके बाद आपका महलवाड़ी या फिर रेतवाड़ी या फिर आपका जो हमने इससे पहले इस्तमरारी बंदोबस्त, तो ये जो सारे भू राजस्व जो व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित की गई, ये कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक सिर दर्द बन गई। कहने का अभिप्राय है कि क्योंकि किसानों की जो भूमि की जो उपज थी वो बहुत कम होती थी और दूसरी तरफ सरकार का जो भू राजस्व का लेने का जो ढंग था वो बहुत ही कठोर था। तो ये तो था हमारा पहला पॉइंट। अब है कृषि पर जनसंख्या का दबाव, कि उस समय किसानों की दरिद्रता का ये भी एक कारण रहा कि उनके जो किसानों के जो खेत होते थे वो छोटे छोटे होते थे। और कई बार क्या होता था कि जैसे हिंदू उत्तराधिकारी के कानून, अगर किसी फैमिली में 4-5 लोग हैं और उनका आपस में बंटवारा हो गया, तो बंटवारे में क्या होता था कि थोड़े थोड़े खेत उनको मिलते थे। तो जिससे क्या होता था कि मतलब कई बार वो खेत इतने छोटे होते थे कि उन पर हल चलाना भी संभव ना था। और दूसरा, इसके अतिरिक्त भारत में उस समय जो लघु उद्योग वगैरह होते थे तो उसका भी पतन हो गया। तो पतन होने के बाद अब जो लोग थे, सारे के सारे लोग, उनको अब कृषि के ऊपर निर्भर रहने लगे। और कृषि के ऊपर जब वो निर्भर रहने लगे तो उनके पास जो अपनी खेती बाड़ी के लिए ना तो पर्याप्त साधन थे और ना उनके पास खेत आदि थे। तो जो ये कृषि पर जो जनसंख्या का दबाव था, ये भी कहीं ना कहीं किसानों की दरिद्रता का एक कारण बना। अब इसके बाद कृषि द्वारा जो सरकार द्वारा कृषि में जो सुधार की उपेक्षा की गई, ये भी कहीं ना कहीं किसानों के बर्बादी का एक कारण बना। क्योंकि अब क्या हुआ कि उस समय जो भारत में जब ब्रिटिश सरकार ने शासन किया तो उन्होंने कोई भी कृषि के क्षेत्र में कोई सुधार नहीं किया। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि किसानों से अधिक जो भू राजस्व इकट्ठा किया उनके द्वारा किया गया, और सरकार ने इस आय को प्रशासन की आवश्यकताओं तथा ब्रिटिश व्यापार और उद्योगों के हितों के इसमें खर्च किया, ना कि उन्होंने कृषि के किसी भी, चाहे वो सिंचाई, चाहे वो बीज या किसी तरह के यंत्र की ओर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। तो जिसका क्या कारण हुआ कि जो भारतीय जो कृषि थी वो पिछड़ती रही और किसान दरिद्र होते गए। इसके बाद है भू राजस्व वसूल करने के कठोर तरीके, कि जो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो किसानों से जो भू राजस्व इकट्ठा किया जाता था उसके लिए उन्होंने बहुत कठोर तरीके अपनाए। भले ही पैदावार किसी भी कारण से नष्ट होगी हो या फिर सामान्य से कम हो रही हो, परंतु किसानों को प्रत्येक अवस्था में अपना पूरा लगान निश्चित समय पर सरकार या जमींदार को जमा करवाना पड़ता था। तो कई बार अगर वो ऐसा नहीं कर सकते थे तो क्या होता था कि जो उनकी ज़मीन थी उसको नीलाम कर दिया जाता था। तो इससे भी किसान जो थे वो दरिद्र हो गए। अब दूसरा है, सरकार और किसानों के मध्य बिचौलियों की जो संख्या थी वो बढ़ गई। कि जैसा कि अब सरकार ने काम दिया राजस्व इकट्ठा करने का जमींदारों को, तो जमींदारों ने क्या कर दिया कि बीच में अपने आगे एजेंट रख दिए या बिचौलिए रख दिए। तो कई बार ये संख्या जो थी वो 50 तक बढ़ जाती थी। और इस सब का जो बुरा प्रभाव वो किस पर पड़ रहा है? किसानों पर। क्योंकि किसानों से अब जो बिचौलिए थे वो भी अपना जो एक तरह से फ़ायदा उठाने के लिए किसानों का शोषण करते थे। उनसे जितनी निश्चित जो राशि होती थी उससे अधिक वो भू राजस्व एकत्रित करते थे, और जिसका कि किसानों के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। फिर साहूकारों द्वारा किसानों का शोषण किस प्रकार से, कि अब क्या होता था कि अगर कई बार किसान की जो फसल थी वो इतनी होती थी कि जिससे कि वो भू राजस्व की राशि की अदायगी कर सकता था। अब दूसरा क्या होता था कि कई बार अगर किसान के घर में जन्म, मृत्यु, शादी या खुशी का कोई भी अवसर है तो उसके लिए उसको साहूकार से ऋण लेना पड़ता था। और साहूकार जो होता था उनकी जो ब्याज की जो दरें होती थी, अगर वो ऋण लेता था तो वो इतनी अधिक होती थी कि जिसमें कि कई बार 200 से 300 गुना का भी हमें बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं कि इस तरह से भी उनकी जो ब्याज की रकम होती थी। तो इससे क्या होता था कि दूसरी तरफ जो किसान उस समय इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते थे, तो जब वो एक बार साहूकार के चुंगल में फंस जाते थे तो उसके बाद उनका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता था। कहने का अभिप्राय कि जो पैसा उन्होंने लिया होता था उसको चुकाना उनके लिए उम्र भर एक परेशानी बनी रहती थी। फिर उसके बाद है किसानों को अपने फसलों को बेचने के लिए बाध्य करना।
कि किसानों की दरिद्रता का एक कारण ये भी था कि कई बार किसान सोचता था कि मैंने फसल को तब बेचना है जब इसका मुझे सही रेट मिले, लेकिन क्या होता था कि जो साहूकार वगैरह होते थे जिनसे उन्होंने कर्ज वगैरह लिया होता था, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करते थे कि उसका पूरा पूरा लाभ उठाने के लिए किसानों को बाजार में कम कीमत पर अपना अनाज बेचने के लिए बाध्य करते थे। तो इससे क्या होता था, किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। और जो हमारा लास्ट का पॉइंट है वो है कृषि का वाणिज्यकरण। किस प्रकार से कि जब यहाँ पर ब्रिटिश शासनकाल में कौन कौन सी कि जैसे कपास, पटसन, नील, चाय, गन्ना, जो ये फसलें होती थी इसकी बाज़ार में बहुत मांग होती थी, परंतु किसानों को इसका कोई लाभ ना हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये फसलें जिन फार्मों में उगाई जाती थी या जिन बागों में उगाई जाती थी उनके मालिक कौन होते थे? अंग्रेज़। तो इसका लाभ भी उन्हीं को मिलता था। अगर यही फसलें दूसरे फार्मों के जो कि मतलब जिसके मालिक अंग्रेज़ नहीं होते थे उनमें उगाई जाती थी, तो उनकी जो फसलें होती थी वो कम कीमत पर बाज़ार में उसकी और रेट मिलता था। कहने का अभिप्राय है कि जो कृषि का जो वाणिज्यकरण हुआ ये भी ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय किसान की दरिद्रता का एक कारण बना। अब इसके बाद जो हमारा यहाँ पर लास्ट और मेन टॉपिक रहने वाला है दस्तकारों का जीवन। जी हाँ, दस्तकार, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि दस्तकार थे कौन। दस्तकार मतलब जिनका छोटा मोटा अपना कार्य होता था, जैसे कि टोकरियाँ बनाना या वस्त्र बनाना या कोई भी जो अपना छोटा मोटा व्यवसाय करते थे, उनका जो जीवन था वो भी ब्रिटिश शासनकाल में एक तरह से बहुत ही वो दरिद्र हो गए और बर्बादी की कगार पर पहुंच गए। और इनके बर्बादी के पीछे क्या क्या कारण थे उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि हम सबको मालूम है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो वो भारत में व्यापार के उद्देश्य से आई थी, और यहाँ पर जब वो आई तो इसका प्रमुख कारण क्या था कि इंग्लैंड का माल जो था वो यहाँ से पहले वो कच्चा माल प्राप्त करना चाहते थे। फिर क्या होता था कि जो इंग्लैंड में जो फैक्ट्रियाँ थी वहाँ पर वो माल तैयार किया जाता था, फिर उसके बाद तैयार माल को भारत में बेचने के लिए मेन उद्देश्य तो उनका वो था। लेकिन धीरे धीरे इसका जो प्रभाव था वो जो भारत के छोटे मोटे जो दस्तकार थे, शिल्पकार थे, उनके ऊपर इसका बुरा असर पड़ना शुरू हो गया। तो असर बुरा क्यों पड़ा? क्योंकि क्या हुआ कि जब औद्योगिक क्रांति के कारण इंग्लैंड का जो माल था वो भारतीय माल की अपेक्षा अधिक सस्ता और सुंदर था। ये तो सब आप भी देखते होंगे कि अगर कोई चीज़ आपने हाथ से बनाई है और वही चीज़ अगर मशीन में बनी है तो ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा सफाई वाली मशीन की होती है। तो उसी तरह से पहले जो वस्त्र घर में बनाए जाते थे अपने आप बुनाई करके उसके बाद उसकी सिलाई करके, वो ज़्यादा सुंदर नहीं होते थे, जबकि जो मशीन में बने हुए ब्रिटिश जो इसमें फैक्ट्रियाँ वगैरह में जो बनाए जाते थे वो ज़्यादा सस्ते भी होते थे और सुंदर भी। और अंग्रेज़ों ने भारतीय दस्तकारों और शिल्पकारों को अपनी वस्तुएं बाजार में कम जो कीमत थी उसको बेचने के लिए विवश किया। फिर अंग्रेज़ों ने 1813 ईस्वी में भारत के साथ एक मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया। अब वो क्या कर सकते थे कि इंग्लैंड का जो तैयार माल था वो बिना किसी बाधा के भारत आने लगा। और दूसरा क्या हुआ कि जो अंग्रेज़ों ने रेलों का जो विकास किया उससे भी उन्होंने अपने माल को जो दूर दूर जो गांव वगैरह थे वहां तक पहुंचाया। और उसके बाद अनेक जो यूरोपीय देशों ने भारतीय वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा लिया कि भारत का जो माल था वो विदेशों में नहीं जा सकता था, जबकि विदेशी जो माल था वो भारत में आ सकता था और यहाँ पर उसको वो बेच भी सकते थे। किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं था। और अंग्रेज़ों ने इंग्लैंड के उद्योगों के लिए आवश्यक जो कच्चा माल था भारत से वो सस्ते मूल्य पर बेचना शुरू कर दिया। और कच्चे माल की जब कमी हुई तो भारतीय दस्तकार और शिल्पकारों के क्या हुआ कि उनको अब उसकी परेशानी होने लगी, अब उनको नहीं मिलने लगा वो, तो इससे क्या हुआ उनके हितों को गहरा आघात लगा। अब फिर देशी राज्यों का अंत होने के कारण भी
जो भारत के लघु उद्योग होते थे, जब पहले रजवाड़े होते थे, राजतंत्र होता था, तो बहुत सारे लोग राजा की जो राज परिवार होता था उनकी सेवा में होते थे। कोई कपड़े की बुनाई करता था, कोई उनके लिए हार श्रृंगार या जो भी उनके जेवर वगैरह होते थे, तो उसको बनाने के लिए जो कारीगर होते थे, तो उन सब का जो व्यवसाय था, जब यहाँ पर ब्रिटिश शासक की स्थापना हुई तो यहाँ पर राजतंत्र का पतन हुआ। तो इससे भी जो उस समय के जो ये दस्तकार और शिल्पकार थे उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ा। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा ये वीडियो है ये यहीं पर समाप्त होता है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। बाकी अगर आपको इसमें कोई भी समस्या आई होगी या रही होगी तो आप या तो अपने विषय के अध्यापक से उसका निदान करवाएं, नहीं तो आप मुझे भी कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल के अपना जो भी आपका कोई भी क्वेरीज है उसको आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।